दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है एन ईविल क्रिएचर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है ईविल, ये एक एडजेक्टिव है, उसके अलावा ये एक नाउन भी है। यदि हम इसके नाउन के बारे में बात करें संज्ञा के रूप में, तो ईविल का मतलब होता है बुराई। और यदि आप इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं तो ईविल का मतलब होता है दुष्ट, और क्रिएचर मतलब प्राणी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एन ईविल क्रिएचर मतलब एक दुष्ट प्राणी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ फार्मर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। फार्मर का मतलब होता है किसान, और ये एक नाउन है। और दोस्तों, आप देखेंगे कि इस वाक्य में किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज वर का यूज़ हो हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए बिना किसी क्रिया का इस्तेमाल किए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि यदि सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट के इस तरह के वाक्य में देयर शुरुआत में आता है, तो वहाँ पर देयर का अलग से कोई मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग सिर्फ वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज ए फार्मर मतलब एक बार एक किसान था। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और ये जो काइंड हार्टेड है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड मतलब वह बहुत दयालु था। काइंड हार्टेड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर दया हो, रहम हो, इस तरह के व्यक्ति को काइंड हार्टेड कहा जाता है। तो इस लाइन का पूरा अर्थ हुआ कि वह बहुत दयालु था। ही हैड अ गुड हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन वट एवर वे ही कुड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ही हैड ए गुड हैबिट, ये हमारा पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था या नहीं था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पॉजिटिव वाक्य कहलाता है। और यदि हम उसमें अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ गुड हैबिट मतलब उसकी एक अच्छी आदत थी। किस चीज़ की अच्छी आदत थी? ऑफ हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने की। इन वट एवर वे मतलब जिस भी तरह से ही कुड वह कर सके। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही हैड अ गुड हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन वट एवर वे ही कुड मतलब उसकी एक अच्छी आदत थी दूसरे लोगों की मदद करने की जिस तरह से भी वह कर सके। चलिए आगे देखिए। ही ऑल्सो केयर्ड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। क्या मतलब हुआ? ही ऑल्सो मतलब भी, ही ऑल्सो केयर्ड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स मतलब वह जानवरों का और पक्षियों का भी ध्यान रखता था, या कह सकते हैं वो जानवरों और पक्षियों का भी ख्याल करता था। चलिए आगे देखिए। One day the farmer saw an injured snake on the road। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये
पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किए। और ये सी की सेकंड फॉर्म है एस डबल ई, सी का मतलब देखना, और ये सॉ है SAW सॉ, तो इसको हम सॉ पढ़ेंगे। वन डे एक दिन, द फार्मर सॉ किसान ने देखा, एन इंजर्ड स्नेक एक घायल सांप को, ऑन द रोड सड़क पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, वन डे द फार्मर सॉ एन इंजर्ड स्नेक ऑन द रोड, मतलब एक दिन किसान ने एक घायल सांप को सड़क पर देखा। चलिए आगे देखिए। It seemed that when the snake was crawling across the road, some vehicle had run over the creature। क्या मतलब हुआ? It seemed, दोस्तों SEEM, सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम इस तरह की हिंदी बनाते हैं कि लगता है या प्रतीत होता है, तो इसके लिए हमारे पास शब्द है सीम, SEEM सीम, और ये सीम की सेकंड फॉर्म है सीम्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इट सीम्ड मतलब ऐसा लगा या ऐसा प्रतीत हुआ, दैट की वैन जब, द स्नेक वॉज क्रॉलिंग। दोस्तों ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाक्य के टेल पर रहा था, रहती, रहते जैसे शब्द आते हैं, तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। जहाँ पर वॉज वर्ग का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और क्रॉल का मतलब होता है रेंग कर चलना। तो क्या मतलब हुआ, वैन जब द स्नेक वॉज क्रॉलिंग अक्रॉस द रोड, मतलब जब जो सांप था वो रोड को पार कर रहा था, मतलब सड़क को पार कर, रेंग कर सड़क को पार कर रहा था। सम व्हीकल मतलब किसी वाहन ने, हैड रन ओवर द क्रिएचर, रन ओवर मतलब होता है कुचलना, हैड रन ओवर द क्रिएचर मतलब किसी वाहन ने उस प्राणी को, उस क्रिएचर को कुचल दिया था। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ऐसा लग रहा था या ऐसा प्रतीत हुआ कि जब व्हेन द स्नेक वॉज क्रॉलिंग अक्रॉस द रोड, मतलब जब सांप जो है वो सड़क को पार कर रहा था, सड़क के पार जा रहा था रेंग कर, तब किसी वाहन ने उसे कुचल दिया था। लकीली, लकीली का मतलब होता है भाग्यवश या भाग्य से, किस्मत से। द स्नेक वॉज अलाइव, और दोस्तों अलाइव को आप नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवित या जिंदा। लकीली एडवर्ब है जिसका मतलब हो गया भाग्य से। लकीली द स्नेक वॉज अलाइव मतलब भाग्य से या कह सकते हैं किस्मत से जो सांप था वो जिंदा था, बट लेकिन इट वॉज अनकॉन्शियस। दोस्तों अनकॉन्शियस को आप नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेहोश। बट इट वॉज अनकॉन्शियस, लेकिन वो बेहोश था, मतलब कि वो सचेत नहीं था, वो मूर्छित था, या कह सकते हैं वो बेहोश था। चलिए आगे देखिए। इट वॉज ब्लीडिंग, दोस्तों ये जो ब्लीड है इसका मतलब होता है रक्त बहना, खून बहना, उसे ब्लीड कहा जाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, और ये इसकी फोर्थ फॉर्म है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है जो कि एक प्रोनाउन है। दोस्तों प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम नाउन के स्थान पर किसी भी दूसरे शब्द का प्रयोग करें उसको, उसके रेफरेंस के लिए, तो उस शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पर स्नेक के लिए इट का प्रयोग किया गया है, तो ये एक प्रोनाउन है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जब आप पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए कोई भी प्रोनाउन लगाते हैं तो वहाँ पर आपको इट का प्रयोग करना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, इट वॉज ब्लीडिंग मतलब उसका खून बह रहा था। द काइंड हार्टेड फार्मर जेंटली रैप्ड द इंजर्ड स्नेक इन अ क्लॉथ एंड टुक इट होम। क्या मतलब हुआ, द काइंड हार्टेड फार्मर, काइंड हार्ट मतलब ये जो काइंड हार्टेड फार्मर था, मतलब ये जो दयालु किसान था। जेंटली मतलब कि जेंटली मतलब सज्जन रूप से, कह सकते हैं सौम्य तरीके से, अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से। रैप्ड द इंजर्ड स्नेक इन ए क्लॉथ, उसने क्या करा, रैप मतलब लपेटना, उसने सांप को लपेट दिया, घायल सांप को लपेट दिया, इन ए क्लॉथ एक कपड़े में, एंड टुक इट होम और उसे घर ले आया। दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक मतलब ले जाना या लाना, और ये सेकंड फॉर्म है टुक इट होम और उसे घर ले गया। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसका खून बह रहा था, और ये जो काइंड हार्टेड फार्मर था, मतलब ये जो एक दयालु किसान था, उसने बहुत ही सौम्य तरीके से सांप को एक कपड़े में लपेट दिया और उसे घर ले गया। चलिए आगे देखिए।
एट होम मतलब एट मतलब पर, होम एट होम मतलब घर पर। द फार्मर पुट सम मेडिसिन ऑन इट्स वुंड्स, क्या मतलब हुआ दोस्तों? पुट का मतलब होता है रखना या फिर लगाना, और ये जो इट्स है इसका मतलब हुआ इसके। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एट होम घर पर। द फार्मर पुट सम मेडिसिन ऑन इट्स वुंड्स मतलब घर पर किसान ने उसके ज़ख्मों पर, वुंड्स मतलब जो उसके ज़ख्म थे उनके ज़ख्मों पर उसने मेडिसिन मतलब दवाई को लगाया, दवाई लगा दी। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, स्लोली द स्नेक बिकेम कॉन्शियस। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पर इस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। कॉन्शियस का मतलब होता है होश में आना या फिर सचेत होना। जब व्यक्ति होश में हो उससे कॉन्शियस कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें कि यदि आप कोई भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग में लाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। और सपोर्टिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर बिकम का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? स्लोली द स्नेक बिकेम कॉन्शियस मतलब जल्दी ही जो सांप था बिकेम कॉन्शियस, वो होश में आ गया, या कह सकते हैं वो सचेत हो गया, वो होश में आ गया। द फार्मर गेव इट सम मिल्क, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। और ये जो इट है वो सांप के लिए यूज़ किया गया है प्रोनाउन के रूप में। द फार्मर गेव इट सम मिल्क, किसान ने उसे थोड़ा दूध दिया। द स्नेक बिट द फार्मर। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, BITE, बाइट का मतलब होता है काटना, और ये बाइट की सेकंड फॉर्म है BIT। तो यदि आप इस वर्ड को नहीं जानते हैं तो कृपया करके आप इसे नोट कर लें। द स्नेक बिट द फार्मर मतलब सांप ने किसान को काट लिया। द फार्मर डाइड ऑन द स्पॉट, जो किसान था। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं DIE, ये डाई की सेकंड फॉर्म है डाइड, जिसका मतलब होता है मृत्यु हो जाना, मर जाना। द फार्मर डाइड ऑन द स्पॉट, जो किसान था वो मौके पर ही मतलब उसी स्थान पर, उसी मतलब घटनास्थल पर मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। इट इज़ वेल सैड, और ये मतलब ये कहा गया है दैट की एन ईविल क्रिएचर, जो एक दुष्ट प्राणी होता है, नेवर चेंजेस इट्स नेचर, वो कभी भी अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टोरी का आपको अच्छी भी लगी होगी, साथ में उसके अलावा जो इस कहानी का जो मॉरल है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो सांप वगैरह होते हैं वो उनकी एक तरह का नेचर होता है किसी को भी काट लेना। तो जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो वो किसान था जो कि एक बहुत ही दयालु किसान था, जिसने उस घायल सांप की मदद की, उसको वो घर लेके आया, उसको उसने दवाई लगाई और उसकी काफ़ी हेल्प की। लेकिन उसके बाद भी जो सांप था, सांप ने अपने जो उसका नेचर होता है, जो उसका स्वभाव होता है, उसने स्वभाव के अनुसार ही उसने वैसा ही व्यवहार किया। तो मैं सोचता हूँ दोस्तों इस कहानी के अंदर शायद हमें ये शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। जो किसान ने यहाँ पर काम किया वो अपनी जगह बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन किसान को भी उस सांप की मदद करने के दौरान अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि जैसा इस कहानी में समझाया गया है कि जो एक दुष्ट प्राणी होता है वो कभी भी अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। तो यहाँ जो किसान ने जो गलती की वो गलती ये थी कि उसे मदद तो उसको करनी ही चाहिए थी एक अच्छा इंसान होने के नाते। ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम दूसरे की मदद करें, लेकिन उसके अलावा किसान को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था, ताकि वो जो सांप है उससे वो अपने जीवन को बचा पाता। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी अच्छी चीज़ लगी हो या कोई भी आपका सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।